सही हो गया। ग्रुप के अंदर मैसेजेस आप लोगों के लिए सेंड करता हूँ। चलो कल के लेक्चर से पहले, बल्कि आज देख के आना चाहिए था, कल शायद आप लोगों को मैं एक और छोटा सा लेक्चर 30 मिनट का। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमने अगस्त की चीज़ों को जो सा देखना है थोड़ा सा, और जो हमारे पास अगस्त का करंट अफेयर है, ये हमारे एक तरह से आज पूरा एक साल हो जाएगा ऑनलाइन जोन से हैं करंट अफेयर्स को, क्योंकि लास्ट 2021 का जो अगस्त का है वो भी करंट अफेयर्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं जो अगर मैं रिपीट कर दूं इसमें, तो सबसे पहले तो एक आपका जौन सा है करंट अफेयर का एक सवाल अगस्त के हवाले से, जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जौन सा है वो कौन सा मनाया जाता है उसको, जो पहला वीक है आपका वो ब्रेस्ट फीडिंग डे के हवाले से मनाया जाता है। वो क्या है आपका? ब्रेस्ट फीडिंग डे, सॉरी ब्रेस्ट फीडिंग वीक। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जौन सा है वो आपका क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग जौन सा है वो वीक के तौर पर मनाया जाता है। ये 2021 में भी आप लोगों को मैंने ये लिखवाया था, तो ये काफ़ी जौन सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जौन सा है आपका एक सेकंड ज़रा। अच्छा, उसके बाद जौन सा अगर हम इसके अलावा बात करें तो हम उल्टा स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि आज क्या है 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को आपकी रिवीजन अगर करवा दूं तो 15 अगस्त 2021 को क्या हुआ था? 15 अगस्त 2021 को आज एक साल पूरा हो गया है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान जोन से हैं, फॉल ऑफ काबुल कह लो, तालिबान जोन से उन्होंने क्या किया था, हुकूमत अपनी कायम की थी, उन्होंने कब्जा किया था, वट एवर जो भी वर्ड यूज करना चाहो। तालिबान जोन से वो वापस आए थे 15 अगस्त को, ठीक है। और आज 15 अगस्त पता है आपको, इंडिया की भी 75वीं सालगिरह है। तो हम भी अपना अभी वो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके हवाले से। एक तो आपका 15 अगस्त को फॉल ऑफ काबुल हुआ था, इसके हवाले से बहुत ज्यादा सवाल जो से वो पूछे गए थे और पूछे जाते रहेंगे ये, ठीक है, आज के उसके हवाले से। उसके बाद जौन सा है आपको क्या कहते हैं, तालिबान का जो टेक ओवर हुआ था, उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कल 14 अगस्त 2022, 14 अगस्त पाकिस्तान की ये 75th जो सी है वो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे था। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये 75 क्या था, पाकिस्तान की डायमंड जुबली थी। ये सवाल लाजमी आप लोगों से पूछा जाएगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने अपनी कौन सी सालगिरह जो सी है वो इंडिपेंडेंस जो सा उसको मनाया है, तो वो उसकी डायमंड जुबली थी। मैंने आप लोगों को डायमंड जुबली के बारे में बताया था पहले, जब क्वीन का बता रहा था कि जो 60 साल होते हैं, 60 साल उसको डायमंड जुबली कहा जाता है। लेकिन 60 साल, 60 ईयर को भी डायमंड जुबली कहा जाता है, और 75 ईयर्स को भी, 75 ईयर को भी डायमंड जुबली कहा जाता है। 75 ईयर्स को भी क्या कहा जाता है? डायमंड जुबली कहा जाता है। तो पाकिस्तान ने 75 साल अपनी आज़ादी के कंप्लीट किए हैं, तो ये पाकिस्तान के क्या होगी? पाकिस्तान की डायमंड जुबली। तो ये डायमंड जुबली का लाजमी आपने याद रखना है। जैसे क्वीन का आप लोगों को बताया था, क्वीन की 2012 के अंदर आई थिंक डायमंड जुबली हुई थी, 60 साल। और रिसेंटली उनकी कौन सी क्वीन की कंप्लीट हुई है? प्लाटीनम, जो कि 70 साल होता है प्लाटीनम का, वो अभी रिसेंटली जो सा है आपका क्वीन के जो से 70 साल एज अ मोनार्क जो से वो कंप्लीट हुए हैं। तो पाकिस्तान की कौन सी थी? डायमंड जुबली थी। और इस डायमंड जुबली के ऊपर पाकिस्तान ने 75 रुपीज का नोट जारी किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 75 रुपी नोट जो है वो पाकिस्तान ने जारी किया। ये तो आप सब लोगों को पता होगा कि 75 रुपी का नोट जारी किया, और इसके बारे में कोई इतना मसला नहीं होगा। जो दूसरी चीज आपने याद रखनी है वो क्या है? वो ये याद रखनी है कि जो फ्रंट है इस 75 रुपी का, जो फ्रंट क्या कहते हैं आपका फ्रंट हिस्सा है, उसके ऊपर चार जो सी पर्सनैलिटीज हैं उनकी तस्वीरें हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल की, सर सैयद अहमद खान की, और फातिमा जिन्ना की। और कौन है? फातिमा जिन्ना। ये चार जौन सी हैं पर्सनैलिटीज, इनकी तस्वीरें हैं, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो स्पेशल नोट जारी किया है उसके ऊपर फ्रंट है जो 75 रुपीज का वो नोट है स्पेशल पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के ऊपर, और इस पे चार पर्सनैलिटीज की तस्वीरें हैं ऑन द फ्रंट। ये है फ्रंट साइड पे। जो बैक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बैक साइड है जिसके ऊपर बहस भी हो रही है, तो वो जो बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर आपका जो नेशनल एनिमल है उसका क्या नाम है? मारखोर। मारखोर, ये क्या लिख दिया मैंने?
मारखोर, मारखोर की तस्वीर है, मारखोर। लेकिन दूसरी चीज जो आप लोगों से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मारखोर की तस्वीर नहीं है, देवदार की भी तस्वीर है। आपको सर देवदार क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पाकिस्तान का जो नेशनल ट्री है, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो क्या है? देवदार है। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी दरख्त क्या है? देवदार है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। जैसे पाकिस्तान की कौमी गेम क्या है? हॉकी है। तो इसी तरह मारखोर जो कि पाकिस्तान का कौमी जानवर है उसकी तस्वीर है बैक साइड पर, और देवदार जो कि पाकिस्तान का दरख्त है, नेशनल पाकिस्तान का कौमी दरख्त है, उसकी तस्वीर है बैक के ऊपर। तो ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद जो सा है हमारे पास ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखनी है चीजों को। और दूसरा मैं ऊपर अभी फॉल ऑफ काबुल का बता रहा था, तो साथ एक लिख लो। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो 29 जुलाई को काबुल स्टेडियम के अंदर ब्लास्ट हुआ। काबुल स्टेडियम के अंदर एक धमाका हुआ। काबुल स्टेडियम के अंदर क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। ये क्यों जरूरी है? ये क्योंकि ब्लास्ट जोन है काबुल के अंदर, कोई ब्लास्ट वगैरह या कोई चीजें होती हैं तो उनके रिलेटेड सवाल जोन है वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। उनके उनके रिलेटेड आप लोगों से सवाल जोन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो वहां क्रिकेट की एक लीग चल रही थी, उस लीग का नाम जोन सा अगर लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। उसका नाम है जी स्पागीजा क्रिकेट लीग। आई थिंक यही नाम है उसका, क्रिकेट लीग। ये क्रिकेट लीग, यहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इसके अंदर खेलने गए हुए थे। ये लीग चल रही थी। इसके मैच के दौरान जो सा काबुल के स्टेडियम के अंदर 29 जुलाई को क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ था। 29 जुलाई को क्या हुआ था? ब्लास्ट हुआ था। तो एक थोड़ी सी इसको लिख लीजिएगा। इसके हवाले से शायद ये आपका जो स्पागीजा जो सी क्रिकेट लीग है इसके बारे में पूछ लिया जाए कि ये कौन से मुल्क की है। तो ये क्रिकेट लीग आपके अफगानिस्तान की है। अच्छा जी, उसके बाद अगर जो सा है साथ ही बल्कि यहाँ एक और चीज लिख लो, यहाँ एक और चीज लिख लो, वो ये है, बल्कि वो आज की है, फिर हम आगे चलते हैं। फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा, आज अभी मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था। तो फहद मुस्तफ़ा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास क्या है, ऑनरी पुलिस ऑफिसर बनाया गया है शाहीन अफरीदी को केपी पुलिस के अंदर। तो फहद मुस्तफ़ा साहब को आज एसपी बनाया गया है, ऑनरी। ठीक है, उन्होंने अभी मूवी भी आई थी कायदे आजम जिंदाबाद। तो उसकी उसमें उनका पुलिस का करेक्टर था जिसकी वजह से एसपी बनाया गया है उनको, सिंध पुलिस का। सिंध पुलिस का फहद मुस्तफा को। तो केपी पुलिस में अगर कहा पूछ लिया जाए तो वो शाहीन अफरीदी साहब को जो सा अभी उन्होंने ऑनरी पुलिस ऑफिसर बनाया था। तो फहद मुस्तफा को सिंध पुलिस ने एसपी ऑनरी जो सा है वो बनाया है, ताकि जो सा है वो क्या है, लोगों को पुलिस का एक सॉफ्ट और एक अच्छा इमेज जो सा है वो जाए। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास वो है, उसको पहले ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ। 4 अगस्त, 4 अगस्त पुलिस की बात कर रहा हूँ। तो 4 अगस्त जो है वो आपका क्या होता है? योम शोहदाए पुलिस, पुलिस मार्टर डे। पुलिस मार्टर डे पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर योम शोहदाए पुलिस जो है वो कब मनाया जाता है? 4 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 4 अगस्त को जो है मनाया जाता है। फहद मुस्तफा आपका एक्टर है, एक्टर है ये। ठीक है, ये आपका एक्टर है। तो 4 अगस्त जो सा है ये आपका पुलिस मार्टर डे जो सा है उसको उसके तौर पर मनाया जाता है। ये 4 अगस्त की बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के। जो आपके इसके सवाल पूछे जाते हैं सब आप लोगों को पता है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 4 अगस्त को पुलिस मार्टर डे मनाया जाता है। 4 अगस्त 2020 को, 4 अगस्त 2020 को बैरूत के अंदर जो कि लेबनान का कैपिटल है, वहां एक एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था बैरूत पोर्ट के ऊपर 4 अगस्त 2020 को। ठीक है, उसके बाद 4 अगस्त 2020 को ही, 4 अगस्त 2020 को ही पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप भी जारी किया था, वो भी 4 अगस्त है आपका। और इसके बाद अगला 5 अगस्त आता है, और 5 अगस्त का आप लोगों को पता है कि इंडिया ने क्या किया था? आर्टिकल 370 जो सा उसको रिवोक, उसको खत्म किया था। तो ये 4 और 5 अगस्त के हवाले से ये दो लास्ट सालों में जो डेवलपमेंट्स हुई थी, ये बार बार सवाल यही पूछे जाते हैं। एक बैरूत एक्सप्लोजन का, ये भी 4 अगस्त को हुआ। 4 अगस्त को आपका योम शोहदाए पुलिस भी है। 4 अगस्त को आपका बैरूत के ऊपर एक्सप्लोजन भी हुआ, जिसकी वजह से जो 2020 को, और पाकिस्तान ने 4 अगस्त को अपना नया पॉलिटिकल मैप जो है वो भी पाकिस्तान ने 4 अगस्त को, तब इमरान खान साहब थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 4 अगस्त को ये जारी किया था। और 5 अगस्त को मैंने आपको बताया कि इंडिया ने अपना आर्टिकल 370 जो है वो क्या किया था? रिवोक किया था। और अभी बैरूत के हवाले से बताऊं तो अभी आपकी एक हॉस्टेज सिचुएशन भी हुई है बैरूत के अंदर। हॉस्टेज सिचुएशन इन बैरूत, वो क्या था? इन बैरूत बैंक, बैंक के अंदर अभी एक ये भी हुई है रिसेंटली। इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक के अंदर एक सिचुएशन हुई। एक बंदे अपना पैसे निकलवाने गया, 1-2 दफा गया,
उसको पैसे नहीं निकाल के दिए, कोई मसला था बैंक के अंदर, तो उसने क्या किया, उसने गन लेके गया और उसने पूरे बैंक को यरगमाल बना लिया। तो काफी देर तक निगोशिएशंस चली, लोग अंदर थे, एक तरह समझ लिया मूवी वाला सीन क्रिएट हुआ। तो उसके बाद जो सा लोगों को जाने दिया और उसके मसले मसाइल हल हुए। तो ये काफी जो सा इसको कवरेज मिली है इस इशू को भी, कि होस्टेज सिचुएशन हुई है बैरूत के बैंक के अंदर के एक बंदे ने सबको बंदी या कैदी जो सा है वो बना लिया था। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है, अगर हम यहाँ से आगे थोड़ा सा चलते हुए बात करें, तो हमारे पास जो सा है, जब अगस्त स्टार्ट हुआ, बल्कि चलो एक चीज लिख लो, उसके बाद जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी की दो तीन चीजें आपको लिखवा दूं। एक इंडिया, जो चाइना है, चाइना का जो एक अपना उनका सैटेलाइट है, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। उसका क्या नाम है? लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B किसका? ये आपकी सैटेलाइट है, ये चाइना की है। तो जो आपकी सैटेलाइट है, जब ये ऊपर जाती है, तो इसका जो रॉकेट होता है, उसका जो डेब्रीज, जो उसके बचे खुचे, वो क्या होते हैं? डेब्रीज। जो उसके बचे खुची चीजें होती हैं, वो जमीन के ऊपर गिरते हैं। तो ये जो चाइना का लॉन्ग मार्च 5B जो सा है, ये जब गया, इसका जो रॉकेट था, तो उसके जो डेब्रीज गिरे हैं, वो दुनिया जमीन के ऊपर आकर गिरे, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर काफी तनकीद हुई। और वो जमीन के ऊपर आकर फिलीपींस या फिलीपाइंस जो सा है आपका, जहां आपका मारियाना ट्रेंच है, तो फिलीपाइंस जो सा है, वहां जाके इसके डेब्रीज जो सा गिरे हैं, जिसकी वजह से चाइना को काफी जो सा है वो तनकीद का सामना करना पड़ा कि आपका जो रॉकेट है, उसके जो बचे खुचे जो ज़रात थे, वो चीजें थी, जो उसका मटेरियल था, वो क्या है, जमीन के ऊपर आके गिरा है। तो इसका आपने याद रखना है कि लॉन्ग मार्च 5B ये किस मुल्क से इसका ताल्लुक है? चाइना से इसका जो सा है वो ताल्लुक है। उसके बाद जो सा है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, क्योंकि आपको पता है जुलाई की थोड़ी सी दो तीन चीजों की रिपोर्ट्स आई हैं, उनको देखें। सबसे पहले इन्फ्लेशन हमारी क्या है? इन्फ्लेशन जुलाई की। तो पाकिस्तान की 14 साल की सबसे हाईएस्ट जो इन्फ्लेशन है, वो इस महीने रिकॉर्ड की गई है, जुलाई की 24.9%। ये क्या है? जुलाई के महीने की। मैंने बताया था महीना खत्म होता है तो अगले महीने के स्टार्ट में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स PBS जो सा है वो डाटा शाया करता है। तो इन्फ्लेशन क्या है? 24.9%, जो कि 14 ईयर हाई है। 14 ईयर हाई, 14 साल से सबसे बुलंदी के ऊपर आपकी इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई है 24 पॉइंट या 25% कह लो इसको अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो आपका जुलाई का डाटा है, ई से क्या है? एक्सपोर्ट्स, आई से इंपोर्ट्स। ठीक है, ई से एक्सपोर्ट्स और आई से इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपकी $2.2 बिलियन हैं, और इंपोर्ट्स आपकी कितनी है? $4.86 बिलियन। ये पहले महीने की। ठीक, ये क्या है? आपके पहले महीने की। तो एक्सपोर्ट्स जो सी हैं और इंपोर्ट्स। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीज, जो डाटा आपने याद रखना है, वो एक और डाटा शाया हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान की पिछले पूरे साल के अंदर, यूएसए को जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स यूएसए, वो कितनी है? $9 बिलियन। पाकिस्तान ने 2021 जुलाई से लेकर जून 2022 तक अमेरिका को कितनी चीजें यहां से भेजी हैं? $9 बिलियन की, जो कि पिछले साल कितनी थी? जो पिछले साल थी $7 बिलियन, और इस साल पाकिस्तान के $2 बिलियन अमेरिका को एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई हैं। और अगर इंपोर्ट्स की बात करें कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कितनी चीजें मंगवाई हैं पिछले एक साल के दौरान, तो वो इंपोर्ट्स की बात करूं, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये है आपकी $3 बिलियन। मतलब पाकिस्तान ने $9 बिलियन की पिछले साल अमेरिका को चीजें बेची हैं, और अमेरिका से सिर्फ $3 बिलियन की चीजें जो सी हैं वो क्या की हैं? खरीदे ही हैं। क्या की हैं? $3 बिलियन की खरीदे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान की, अगर चाइना की तरफ बात की, ये दोनों ही मुल्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाइना की बस एक्सपोर्ट्स आप लोगों ने याद रखनी है, इसका ही डाटा आया है अभी। तो जो चाइना की तरफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं पिछले साल के अंदर, उनकी बात की जाए, तो वो जो सा है हमारे पास है जी 2.7 बिलियन या 2.78 है, तो इसको 2.8 कर लो। $2.8 बिलियन पाकिस्तान ने चाइना को अपनी यहां से चीजें जो सी हैं वो क्या है? भेजी हैं। और ये जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं $9 बिलियन, ये पिछले साल से 35% ज्यादा हैं। पिछले साल कितनी थी? 2020 से 2021 के टेन्योर के अंदर $7 बिलियन, और ये बढ़कर कितनी हो गई हैं? $9 बिलियन। तो इंक्रीज कितना है? 35% इंक्रीज है। ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान की लास्ट ईयर अमेरिका से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई हैं? तो 35% जो सी हैं वो क्या हुई हैं? इंक्रीज हुई हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से ही आपका एक सूबा है, उसका नाम है पंजाब। ठीक है, उसका एक नाम है पंजाब। पंजाब के अंदर एक कानून पास किया गया है, जिसमें अब यह है कि आपको निकाह करने से पहले क्या है? खत्म नबूवत जो सा है, का खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना लाजमी है। सर्टिफिकेट। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से रिसेंटली
कौन से सूबे ने अभी निकाह नामा के अंदर खतबे नबूवत का जौन सा है वो खाना या सर्टिफिकेट जौन सा है वो ऐड किया है, तो वो आपका सूबा पंजाब है जिसने ये अभी ऐड किया है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी निकाह ख्वान जौन सा है वो खत्म नबूवत के सर्टिफिकेट के बगैर निकाह पढ़वाएगा तो उसको क्या होगा, उसको जुर्माना वगैरह जो भी है वटेवर किया जाएगा। तो ये खत्म नबूवत के रिलेटेड जौन सा ये आपके सूबा पंजाब जौन सा इसने ये खाना या सर्टिफिकेट जौन सा ये ऐड किया है। उसके बाद आपकी वापडा के चेयरमैन साहब चेंज हुए हैं। वापडा के चेयरमैन लास्ट टाइम मुजम्मिल साहब थे, जनरल मुजम्मिल साहब, तो बताया था उनको चेंज वो हटा दिया गया था वापडा के चेयरमैन, ठीक है। तो वापडा के चेयरमैन साहब कौन है, अब बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद अली, सॉरी सज्जाद गनी, अली नहीं सज्जाद गनी, सज्जाद गनी साहब जौन से हैं, सज्जाद गनी साहब। तो सज्जाद गनी साहब जौन से हैं ये आपके वापडा के क्या बन गए हैं, चेयरमैन जौन से हैं बन गए हैं। वापडा के चेयरमैन जौन से आपके कौन बन गए हैं, सज्जाद गनी साहब। तो पहले जौन से मुजम्मिल साहब थे उनका नाम भी बार बार पूछा जाता था, तो अब वापडा के नए चेयरमैन आए हैं तो इनका भी नाम आप लोगों से क्या है बार बार पूछा जाएगा। 1 अगस्त को क्या हुआ, लास्ट टाइम आप लोगों को एक चीज बताई थी, मंकी पॉक्स जौन सा है उसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था WHO की तरफ से। तो वो डेट उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगी, कि नहीं याद तो रिपीट कर लो कि 23 जुलाई को, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 23 जुलाई को मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था बाय WHO। तो 1 अगस्त को क्या हुआ है, फर्स्ट पर्सन किल्ड बाय मंकी पॉक्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर पहले इंसान की मौत वाकया हुई जो कि क्या है, मंकी पॉक्स जोन सा है उससे उसकी डेथ वाकया हुई, वो डेथ हुई है उसकी, ठीक है। इंडिया ने पहला मंकी पॉक्स से डेथ जोन सी है वो कंफर्म की 1 अगस्त को। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम ओमिक्रॉन वेरिएंट का पूछा गया था कि इंडिया में कब डिटेक्ट हुआ, तो इस तरह के सवाल हर तरह के पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 2 अगस्त को आपकी एक हमसाई, आपकी एक जानने वाली हैं सबकी, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी साहिबा कौन है, यूएस जोन सा है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके 2 हाउसेज हैं। एक उसका जोन सा है सेनेट है, जैसे हमारी सेनेट है ऐसे ही उनकी सेनेट है, उसमें भी 100 मेंबर्स होते हैं। जैसे हमारी नेशनल असेंबली है, जैसे हमारी नेशनल असेंबली है, तो अमेरिका की जो नेशनल असेंबली है उसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी जो स्पीकर हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है नैन्सी पेलोसी। हमारे यहाँ नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन है, राजा परवेज अशरफ। तो राजा परवेज अशरफ की इक्विवेलेंट कौन है अमेरिका के अंदर, नैन्सी पेलोसी। तो नैन्सी पेलोसी साहिबा जो कि स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जौन सा उन्होंने कहाँ का विजिट किया है, उन्होंने ताइवान का विजिट किया। और ताइवान के बारे में आपको पता है कि चाइना बहुत सेंसिटिव है, चाइना जौन सा है वो क्या है, सेंसिटिव है। और उन्होंने फिर क्या किया, ये आपको अभी बताया भी था कि चाइना ने क्या किया, उन्होंने ताइवान स्ट्रेट के अंदर, ताइवान स्ट्रेट के अंदर अपनी जो जंगी मशकें हैं वो शुरू कर दी। ताइवान के इर्द गिर्द अपना फौजी बेड़ा भेजा, अपने हवाई जहाज भेजे, काफी टेंशन्स बढ़ गई। व्हाट्सएप के अंदर तो काफी सारे बाबों ने जंग करवा भी दी थी, वो तो क्या कहते हैं जो बाइडन और उनको नहीं पता था, लेकिन काफी सारे लोगों ने जंगें करवा भी दी थी, बंदे भी मरने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि नैन्सी पेलोसी साहिबा जौन सी हैं वो क्या है, वो चली गई। नैन्सी पेलोसी साहिबा जौन सी हैं वो वापस चली गई, तो जंग का खतरा जौन सा है वो क्या हो गया, वो कम हो गया, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ताइवान जौन सा है इस वजह से ये क्या है, ताइवान आपका एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है दोनों के दरमियान। और ताइवान स्ट्रेट जौन सी है इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के दरमियान ये आती है। तो चाइना का यही मसला मसाइल जौन से हैं वो चल रहे थे। उसके बाद ताइवान जौन सा है आपका, ताइवान इसको क्या कहते हैं, इसको होम ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप लोगों को पता है जो आपकी सिलिकॉन क्या कहते हैं जो आपकी सिलिकॉन चिप्स होती हैं, ठीक है। सिलिकॉन आपका क्या है, सेमीकंडक्टर होता है, होम ऑफ सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन। जो सिलिकॉन चिप्स होती हैं उन वो क्या है आपकी इससे बनती हैं, और ये सेमीकंडक्टर आपके सारे सर्किट्स के अंदर यूज होता है, वो आपके क्या है सारे सर्किट्स के अंदर यूज होता है। तो मसला ये है कि जितनी इस दुनिया के अंदर आपके मोबाइल लैपटॉप के अंदर चिप्स वगैरह सेमीकंडक्टर ये सिलिकॉन सारी लगती हैं, ये आपकी ताइवान के अंदर बनती है। तो इस वजह से क्या है, चाइना को जो सा, चाइना भी वहां से अपनी सिलिकॉन की जो चिप्स हैं सारी खरीदता है, जो अमेरिका है वो भी वहां से खरीदता है। तो अब मसला यहाँ ये आता है कि वो दोनों जंग नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्यों, अगर जंग करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी की जंग है वो, और जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो इसीलिए जो सा है क्या है,
सबसे बड़ी वजह, लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने पूछा था तो मैंने यही बात बताई थी कि सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर का जो इशू है, इसकी वजह से कभी भी ताइवान के ऊपर जंग नहीं हो सकता, ताइवान के ऊपर क्या है, हमला नहीं कर सकता चाइना। और भी बहुत सारी रीजंस हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हमारा टॉपिक है हमारा यहाँ वन पेपर का, वो नहीं है हमारे पास। लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो ताइवान है, ये सिलिकॉन की जो चिप्स हैं उनको बनाने के अंदर सबसे ज्यादा इसकी एक्सपर्टीज है। और इसी के हवाले से अब यूएस ने क्या किया, अभी जो बाइडेन साहब ने एक चिप्स एक्ट भी पास किया नया, जो बाइडेन ने, ठीक है। इसमें कोई $50 बिलियन की सब्सिडीज दी जाएंगी चिप मेकर को, कि जो चिप मेकर्स हैं वो अपनी चिप्स बनाएं, उनको हम सब्सिडीज देंगे, हम उनको रियायत देंगे, वो आए। और अमेरिका को भी क्या है, चिप्स के अंदर सेमीकंडक्टर, ये जो चिप्स बनती हैं इनके अंदर खुद कफील किया जाए, ताकि हम ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो इसी वजह से इसी तनाजुर के अंदर एक चिप्स एक्ट जो सा, ये चिप्स एक्ट यही है आपका, जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं आपकी सिलिकॉन चिप्स, उनके हवाले से ही है, ताकि ये क्या हो आप लोगों का इसके अंदर इशू ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का इसके हवाले से देख लेना। लेकिन मेन आपका यही सवाल पूछा जाएगा कि रिसेंटली जोन सा है, कौन से उनके बंदे ने या बंदी ने ताइवान जोन सा है उसका विजिट किया था। अच्छा जी, चाइना के रिलेटेड एक और चीज याद रख लो, अभी 95th जोन सी है, 95th एनिवर्सरी मनाई गई है, एनिवर्सरी मनाई गई है ऑफ पीएलए। पीएलए का आप सब लोगों को पता होगा, पीपल लिबरेशन आर्मी। पीएलए किसकी आर्मी है, चाइना की आर्मी को क्या कहते हैं, पीएलए, पीपल लिबरेशन आर्मी। तो इसकी जोनसिया 95th एनिवर्सरी जोनसिया मनाई गई है, ये 1 अगस्त, ये भी 1 अगस्त को मनाई गई। तो 1 अगस्त 1927 को ये बनी थी, 1927 को ये बनी थी। और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी सेरेमनी हुई। जीएचक्यू जो आपका जनरल हेडक्वार्टर है, जीएचक्यू, जीएचक्यू के अंदर जनरल हेडक्वार्टर फौज का जो है आपका रावलपिंडी के अंदर, वहां ये सेरेमनी जोनसी है एनिवर्सरी मनाई गई। उसमें उसके जो हेड थे वो हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, वो जोन से हैं, वो क्या थे इसकी उन्होंने इसको केक वगैरह काटा और जो भी जश्न वगैरह उन्होंने मनाया। तो ये 1 अगस्त को ये भी आपकी जो 95th एनिवर्सरी मनाई गई है पीएलए की, ठीक है। और ये जनरल हेडक्वार्टर जो आपका जीएचक्यू है, वहां ये सारी चीजें जोन सी हैं ये हुई हैं। तो ये चाइना की बात हो रही थी, तो मैंने कहा साथ आप लोगों को पीएलए का भी बता दूं कि ये क्या है, 95th एनिवर्सरी जोन सी है पीएलए की अभी मनाई गई। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों का एक दो चीजें मजहब के हवाले से कह रहा हूं, मतलब कि वो थोड़ी सी इस तरह की हैं। एक तो आपके एक बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, जो जैसे हमारे आलिम वगैरह होते हैं, जो बुद्धिज्म है उनके अंदर मॉन्क्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनका जो बंदा वो मजहबी जो होता है उसको मॉन्क कहते हैं। तो वो एक मॉन्क है उनका जो मजहबी वो बंदा है, थाईलैंड से उसका ताल्लुक है, उसका नाम है अराया अराया वांगसो वांगसो। इसका ताल्लुक कहां से, थाईलैंड से, ठीक है। तो ये अभी पाकिस्तान आया हुआ था रिसेंटली विजिट के ऊपर, ठीक है, ये पाकिस्तान अभी रिसेंटली विजिट के ऊपर आया हुआ था। ये पिशावर गए, ये टेक्सला गए। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जोन सी है वो गंदारा सिविलाइजेशन, और ये क्या है टेक्सला वाली साइड पे, तो वहां बुद्धिज्म के जोन से हैं, बहुत पुराने कदीम आसार हैं। तो ये जो थाईलैंड मॉन्क थे, बहुत बड़े ये मॉन्क हैं, तो इनका क्या है, ये पिशावर गए, ये टेक्सला गए, वहां अपनी इनकी जो मजहबी इनकी जो क्या कह सकते हैं कि उसको के उनकी जियारत वगैरह जो भी इन्होंने करनी थी, तो ये पाकिस्तान आए हुए थे, तो काफी न्यूज में था, तो इसलिए इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर एक आपका लाल लाल गुंबद नहीं, क्या नाम है उसका, नीला गुंबद। नीला गुंबद का तो आप सब लोगों को पता होगा, वाल्मीकि टेम्पल, वाल्मीकि टेम्पल। ये एक नया टेम्पल जो सा ये ओपन किया गया है नीला गुंबद लाहौर के अंदर। नीला गुंबद लिख लेना, मैं आगे लाहौर लिख रहा हूँ, ठीक है। नीला गुंबद आपको पता है जो लाहौर के रहने वाले हैं। नीला गुंबद लाहौर के अंदर ये वाल्मीकि टेम्पल जो सा है, और ये टेम्पल के बारे में कहा जा रहा है कि ये 1200 साल पुराना जो सा है वो क्या था, आपका टेम्पल था। ये जो वाल्मीकि क्या है, ये वाल्मीकि आप ये समझ लो जैसे हमारे यहाँ कुछ सेक्ट होते हैं, फिरके होते हैं, सुन्नी शिया आप समझ लो, इसी तरह हिंदुइज्म के अंदर एक ये क्या है, हिंदुइज्म का एक हिंदुइज्म का ये क्या है, हिंदुइज्म का एक सेक्ट समझ लो, जो दलित जैसे है ना आपके, तो ये दलित ही ऑलमोस्ट अपने आप को वाल्मीकि जो से हैं वो कहलाए जाते हैं। और वाल्मीकि बेसिकली एक शायर था, एक पोएट था संस्कृत का, उसके जो से आगे जो मानने वाले उसके जो भगत हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, वाल्मीकि हिंदू कहते हैं, ठीक है। ये जो दलित हैं वो भी मोस्टली यही होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है काफी सारी पॉपुलेशन रहती है हिंदूज की, तो वो वाल्मीकि टेम्पल जो है रिसेंटली ये ओपन किया गया है। तो ये 1200 साल पुराना कहा जाता है, बड़ा उनके लिए मुकद्दस है। तो नीला गुंबद लाहौर के अंदर जो सा इसको क्या किया गया है, ओपन किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं थी, लेकिन जितनी ये शेयर हुई है न्यूज तो हमें भी करनी पड़ेगी। शफीका इकबाल, शफीका शफीका इकबाल। तो शफीका इकबाल साहिबा आप लोगों को पता है कि ये इनके 24 ईयर एज है,
तो इनको क्या कहा गया, इनको गूगल ने हायर किया है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, हायर्ड बाय गूगल। गूगल ने इनको जो सा शफीका इकबाल, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, डाटा इंजीनियर हैं ये क्या है, डाटा इंजीनियर। तो डाटा इंजीनियर हैं, 24 साल इनकी एज है, तो इनको गूगल ने जो सा हायर किया है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा हर जगह ये न्यूज काफी चलती रही है, तो शायद में भी आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, तो इसको आप लोगों ने क्या रखना है, इसको भी शफीका इकबाल साहिबा को भी आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना। अच्छा, इससे याद आया शफीका इकबाल से, नूर, NURE75, NURE75, ये एक प्रोटोटाइप कार है। क्या है? प्रोटोटाइप कार। अब प्रोटोटाइप क्या होता है? कार से पहले लिखता हूं इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल कार। अब आप कोई भी एक चीज बनाते हो तो उसका जो बिल्कुल पहला पहला मॉडल होता है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। उसके अंदर मॉडिफिकेशन करोगे, उसके अंदर डिफरेंट चीजें ऐड करोगे, तो वो फिर आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एक आपका जो रॉ प्रोडक्ट है, जो रॉ प्रोडक्ट है उसको आप क्या कहते हो? प्रोटोटाइप कहते हो। तो ये पाकिस्तान की अभी नई एक इलेक्ट्रिकल कार है, उसका प्रोटोटाइप जो सा है ये मुतारिफ करवाया गया है। उसका नाम क्या है? नूरे, ये नूर है, ए पता नहीं इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, 75, पाकिस्तान की 75 एनिवर्सरी, उसके ऊपर सालगिरह के ऊपर क्या है, ये पाकिस्तान की है। ये क्या है? पाकिस्तान की प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिकल कार है। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ मंथ के अंदर पाकिस्तान मेड है ये सारी, तो ये पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को नजर आ जाएगी। तो इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने क्या है याद रख लेना है साथ। अच्छा जी, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज की, वर्ल्ड पुअरेस्ट और वर्ल्ड रिचेस्ट, वर्ल्ड पुअरेस्ट और रिचेस्ट कंट्री की, मुल्कों की उसने एक रिपोर्ट दी है वर्ल्ड बैंक ने। और उसमें उन्होंने जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा को बेस बनाया है, और परचेसिंग पावर जिसे कहते हैं कि एक इंसान है उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, इन दोनों पैरामीटर्स को उन्होंने जीडीपी पर कैपिटा और एक इंसान की जो दुनिया किसी मुल्क में रह रहा है उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, उस पैरामीटर को यूज करते हुए पुअरेस्ट और रिचेस्ट कंट्रीज की लिस्ट बनाई है। तो आप लोगों ने ये क्या है? वर्ल्ड बैंक का डाटा है। तो जो सबसे पुअरेस्ट मुल्क है वो कौन सा है? कल परसों आप लोगों ने ये पढ़ा था, बुरुंडी। ठीक है, बुरुंडी को उन्होंने क्या कहा? ये सबसे पुअरेस्ट मुल्क है। दूसरे नंबर पे CAR, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और थर्ड नंबर पर क्या है? DC कॉन्गो, कॉन्गो DR, सॉरी, डेमो क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। ठीक है, DR कॉन्गो। ठीक है, BR कॉन्गो, DR कॉन्गो। तो ये 3 मुल्क हैं सबसे क्या कहते हैं आपका पुअरेस्ट मुल्क कौन सा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? बुरुंडी। ये तीनों अफ्रीका के मुल्क हैं, कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और रिचेस्ट की बात करें, रिचेस्ट के अंदर भी उन्होंने बताया है। तो रिचेस्ट के अंदर सबसे रिचेस्ट जो आपका मुल्क है वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, सबसे रिचेस्ट मुल्क कौन सा? लग्जमबर्ग। दूसरे नंबर पे क्या है? सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आपका क्या है? आयरलैंड। थर्ड नंबर पर क्या है? आयरलैंड। फोर्थ नंबर पे क्या है आपका? कतर। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या है आपका? कतर। और पाकिस्तान का अगर आपने देखना है कि पाकिस्तान कितने नंबर पे है, तो पाकिस्तान की पोजीशन है 49th, पाकिस्तान की 49th पोजीशन है। तो ये जोन से आप लोगों को ये सारे मुल्क आपको पता होने चाहिए। बाकी तीसरे चौथे नंबर पर ना भी याद हो, लग्जमबर्ग, सिंगापुर ये याद हो, ब्रूंडी कार याद हो, और पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान दुनिया का 49th जोन सा है वो रिचेस्ट पे आता है। मतलब पाकिस्तान क्या है? 49th पाकिस्तान की पोजीशन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या है? वर्ल्ड बैंक। उसके बाद अगस्त के स्टार्ट में ही एक न्यूज आई, इंडिया का कोई आइडिया नहीं है। इसकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लेना, उसमें देख लेना इंडिया कितने नंबर पर है वैसे। अच्छा, तो 31 जुलाई जोन सा है, 31 जुलाई जोन सा है आपका, उस वैसे तो ये अगस्त को आई, आपकी 2 या 3 अगस्त को न्यूज आई। 31 जुलाई को इंडिया ने, 31 जुलाई को क्या हुआ आपके? इंडिया जोन सा है उन्होंने क्या, ओ सॉरी इंडिया कह रहा हूं, 31 जुलाई को अलकायदा के एक लीडर है, उनका नाम है एमन अल जवाहिरी, एमन अल जवाहरी। इसको क्या किया गया? अमेरिका ने काबुल के अंदर, इसको कहां मारा गया? एक बल्कि 2-3 चीजें लिख लो। एक तो काबुल के अंदर मारा गया। ताल्लुक कहां से था इसका? सॉरी, जमात इसकी कौन सी थी? अल कायदा। ठीक है, 1988 में ये अलकायदा बनी थी, उसामा बिन लादेन ने इसको बनाया था अलकायदा को। तो एमन जवाहिरी पेशे से क्या थे? ये एक डॉक्टर थे, ये क्या थे? सर्जन डॉक्टर थे आई थिंक। और इनका ताल्लुक जिस मुल्क से था उसका नाम था इजिप्ट। उसका क्या नाम था? इजिप्ट। इजिप्ट आप लोगों ने याद रखना है।
इनका ताल्लुक क्या था, कौन से मुल्क से था, इजिप्ट से इनका ताल्लुक था, एमन अज़वाहिरी साहब का। इसको अमेरिका ने ड्रोन मार के, ड्रोन स्ट्राइक करके काबुल के अंदर जो सा इसको मारा है। इसको कहाँ मारा, काबुल के अंदर मारा। और जो मिसाइल यूज किया गया, उस मिसाइल के बड़े प्यारे प्यारे नाम है। एक उसका नाम दिया गया उस मिसाइल को निंजा, एक उसको कहा गया हेल फायर मिसाइल, हेल फायर मिसाइल, ठीक है। और एक और भी नाम दिया गया, उसका नाम है फ्लाइंग गिनशु, फ्लाइंग गिनशु, गिनशु। ये इस तरह के नाम क्यों दिए गए कि जो आपका मिसाइल था, जब वो उसको लॉन्च, उसको ड्रोन से भेजा, तो उससे ये है कि वो आपका ब्लास्ट नहीं करता, उसके आगे इस तरह की छुरियां जैसे होती हैं, छुरियां टाइप लगी होती हैं, तो वो जाके प्रिसीजन, सिर्फ जिस बंदे को आपने टारगेट किया उसके अंदर जाके वो छुरियां खुलती हैं और बंदा जो सा है वो क्या है, उसके 2-3 पीस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये मिसाइल यूज किया गया था उसके अंदर, जिसको डिफरेंट निंजा का भी नाम दिया जा रहा है, फ्लाइंग गिनशु भी कहा जा रहा है, हेल फायर मिसाइल भी कहा जा रहा है। तो इससे अमन जवाहिरी को मारा गया और इसका ताल्लुक अलकायदा से था और इजिप्ट से बेसिकली ये खुद रहता था। मारा कहाँ गया, काबुल के अंदर मारा गया। और जो इसकी जमात थी 1988 के अंदर बनी थी, उसामा बिन लादेन जो सा है उसका सरबराह था। और उसामा बिन लादेन का आप लोगों को पता है कि 2 मई को 2011 को एबटाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को क्या किया गया था, मारा गया था। ठीक हो गया। 2 अगस्त, अच्छा, और ये इसको अनाउंस कब किया गया, 2 अगस्त को इसकी मौत की खबर 2 अगस्त को अनाउंस की गई थी। 31 जुलाई को मारा गया था, लेकिन 2 अगस्त को जो बाइडेन साहब ने आकर इसको अनाउंस किया था ऑफिशियली कि हमने मार दिया। 2 अगस्त को इसको अनाउंस जिस दिन किया, उसी दिन पाकिस्तान में क्या हुआ, ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, प्रोहिबिटेड फंडिंग का फैसला सुनाया अगेंस्ट पीटीआई। ठीक है, पीटीआई के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग का केस था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि 34 फॉरेनर्स ने इनको क्या की, फंडिंग दी। और मेरे ख्याल में 12 अकाउंट्स जो उनसे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बता रहा हूं, आपने बस डेट याद रखनी है कि 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग के खिलाफ, पीटीआई की जो फंडिंग है उसके खिलाफ जो सा है वो फैसला दिया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन का तो नाम अब आप सब लोगों को वैसे भी पता होगा, सुल्तान सिकंदर राजा। ठीक है, सिकंदर राजा साहब। तो सिकंदर राजा साहब जो हैं वो क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका भी नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद 2 अगस्त को 3 वाकयात, एक तो एमएनएस जवाहिरी की मौत अनाउंस की गई, इलेक्शन कमीशन ने अपना जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था उसको दिया। और तीसरा जो 2 अगस्त को वाकया हुआ, आपके 6 आर्मी के जो से हैं वो जवान थे, उनको लसबेला के अंदर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लसबेला, ठीक है, बलूचिस्तान का एरिया है लसबेला, वहां क्या हुआ, हेली क्रैश हो गया, उनका हेली क्या हो गया, क्रैश हो गया। और जिसके अंदर जो सा है आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल थे सरफराज अली, उसके बाद आपके कैप्टन थे, मेजर थे, 6 टोटल लोग थे। टोटल कितने लोग थे, 6। छह जोन से हैं आपके क्या थे, 6 जो आपके आर्मी के जवान थे वो शहीद हुए। उनके अंदर क्या थे, आपके लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आप लोगों को पता होना चाहिए, सरफराज अली। ठीक है, ये क्या थे, कोर कमांडर क्वेटा थे। ये आपके क्या थे, कोर कमांडर क्वेटा, क्वेटा। इनको ये क्या थे, कोर कमांडर क्वेटा। और आपकी 2 कोर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आपकी कोर जोन सी है पिशावर कोर, और दूसरी आपकी क्वेटा कोर। जो पिशावर कोर है वो 11 कोर है, जो क्वेटा कोर है वो क्या होती है, आपकी 12 कोर होती है। वो क्या होती है, आपकी 12 कोर होती है। जो आपकी पिशावर कोर है, क्योंकि ये दोनों अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है और वहां सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो आपकी जो 12 कोर है उसको ये कमांड कर रहे थे क्वेटा, जिसको कमांडर जो है आपकी, तो सरफराज अली वो भी शहीद हो गए। तो जब वो शहीद हो गए तो उनकी जगह जोन से हैं अब 12 कोर को कमांड कौन कर रहे हैं, अब जोन से हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब। आसिफ गफूर साहब जो कि साबिक DGISPR रहे हैं, अब आसिफ गफूर साहब नए कोर कमांडर बने हैं क्वेटा के। ठीक है, आसिफ गफूर साहब जोन से हैं वो क्या हैं, नए कोर कमांडर क्वेटा बने हैं। और इसके अलावा जोन सा है आपकी जो कोर 11 है, जिसका मैंने पिशावर कोर का बताया, जिसको हेड कर रहे थे आपके क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, तो उनको हमारे पास भेजा गया है कि आप बहावलपुर जाएं, वहां जो सा है आप लोगों आपकी कमी है। तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो से हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इनका नाम पूछा जा सकता है। ये अब कहाँ इनको भेजा गया है, इनको बहावलपुर कोर भेजा गया है। अब ये कहाँ है, बहावलपुर, बहावलपुर कोर भेजा गया है। तो जो आपकी कोर 11 है, जिसको पिशावर कोर कहते हैं, जिसके ये पहले कोर कमांडर थे, उसमें किसको भेजा गया है, सरदार हसन अजहर, उनका क्या नाम है, हसन अजहर, सरदार हसन अजहर, AZHAR, लेफ्टिनेंट जनरल
सरदार हसन अजहर, इनको क्या किया गया है, लेफ्टिनेंट इनको कोर कमांडर पिशावर तैनात किया गया है। और जो पहले कोर कमांडर पिशावर थे फैज हमीद साहब, उनको बहावलपुर की कोर जोन सी है वो दी गई है। तो इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैज हमीद का आपने याद रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जोन से हैं, उनको बहावलपुर की कोर की कमांड दी गई है। और आसिफ गफूर साहब का भी लाजमी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये अब कोयटा कोर भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई है जब से वो शहीद हुए हैं सरफराज अली साहब। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और लिख लो, एक रिपोर्ट आई है उसमें, अच्छा बल्कि एक और इसमें लिख लो, इसमें एक और मैं अफगानिस्तान के हवाले से बता रहा था। लास्ट टाइम मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, टीटीपी के हवाले से एक जिरगा गया था यहाँ से, जिरगा नहीं एक वफद गया था, जिसकी क्यादत कौन कर रहे थे, मौलाना साहब, कौन से मौलाना साहब है, उनका नाम क्या है यार उन मौलाना साहब का, हाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जौन से हैं वो क्या कर रहे थे, वो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जो कि वहां तालिबान से थोड़े से क्या कहते हैं मुज़ाकरात करने गया था, ठीक है। तकी उस्मानी साहब जौन से हैं वो गए थे। तो एक और डेलीगेशन भी बाद में गया, जिरगा गया है यहाँ से, जिरगा, उसके हेड का भी नाम आप लोगों को, उसके जो हेड का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और उनके हेड का नाम क्या है, वजीर हैं केपी के अंदर बैरिस्टर सैफ, ये भी नाम, दोनों के नाम पता होने चाहिए, हो सकता है दोनों पूछ लें, बैरिस्टर सैफ। तो ये बैरिस्टर सैफ कौन है, ये जो आपका वहां जिरगा गया था तालिबान से टीटीपी से मुज़ाकरात करने के लिए, उसके हेड थे, हेड ऑफ जिरगा, जिरगा, जो वहां जिरगा गया था टीटीपी से मुज़ाकरात करने के लिए। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा इसको लिख लो कि ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहा है वो कहाँ हो रहे हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर हो रहे हैं। या पूछा जाए कि कौन सा मुल्क उसके अंदर मेडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, तो अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान तालिबान जोन से हैं वो उसके अंदर सहूलतकारी कर रहे हैं। तो ये मुल्क ये इस तरह से पूछे जाते हैं कि जहां मुज़ाकरात हो रहे हो। तो अफगानिस्तान के अंदर दो, अब एक तो जोन सा है पहले फैज हमीद साहब उसकी कमांड कर रहे थे, उसके बाद जोन सा है फिर एक तकी उस्मानी साहब गए, और फिर बैरिस्टर सैफ साहब जोन से ये एक जिरगे को लेकर गए थे टीटीपी जोन सा उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। और टीटीपी से याद आया, 8 अगस्त को टीटीपी के कमांडर हैं उमर खालिद खुरसानी, उनका क्या नाम है, उमर खालिद खुरसानी, बड़े उनके इंपॉर्टेंट लीडर थे ये, ठीक है, टीटीपी के लीडर थे, एक टीटीपी के लीडर थे, सरबराह नहीं, वन ऑफ द बड़ा उनका जो कमांडर होता है, वन ऑफ द कमांडर, लीडर से अच्छा लिख लो कमांडर, ठीक है, कमांडर थे उनके, टीटीपी के क्या थे ये, कमांडर थे। तो इनको 8 अगस्त को बम धमाके के अंदर जो आपका पख्तीका प्रोविंस है, पख्तीका पख्तीका प्रोविंस अफगानिस्तान के अंदर ये सूबा है, उसके पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ है ये पख्तीका जो आपका प्रोविंस है, उसके अंदर सड़क के किनारे जो सा बम ब्लास्ट के अंदर इनको मार दिया गया, इसको क्या कर दिया, मार दिया गया। तो काफी जो सा पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हुई थी उसके अंदर ये बंदा मुलविस था। तो ये भी टीटीपी का आपको इसका लीडर इसका पता होना चाहिए, पूछ लिया जा सकता है कि रिसेंटली अभी कौन से उसके टीटीपी के कमांडर को अफगानिस्तान के अंदर मारा गया है या किस जगह पर मारा गया है। तो पख्तीका जो प्रोविंस है उसके अंदर इस भाई साहब को क्या किया गया है, मारा गया है। अच्छा जी, उसके बाद जौन सा है आपका नैब, नैब का तो खुरसानी, उमर खालिद खुरसानी, खुरसानी, खुरसान है ना आपका, खुरसान का इलाका इसको कहा जाता है, तो खुरसानी। तो एक आपका नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसके चेयरमैन कौन है अब, आफ्ताब सुल्तान, ठीक है। जो जस्टिस इकबाल साहब थे, जवेद इकबाल, उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया, और आफ्ताब सुल्तान साहब जो है उनको लगा दिया गया। तो 3 अगस्त को नैब के अंदर, नैब सेकंड अमेंडमेंट बिल जो सा है वो पास किया गया है, अमेंडमेंट बिल 2022 पास किया गया है 3 अगस्त को बाय एनए, नेशनल असेंबली से 3 अगस्त को ये बिल पास किया गया है। इससे पहले भी नैब के अंदर आपकी अमेंडमेंट्स हुई थी, आप लोगों को याद होगा, वो आपकी कब हुई थी, जो पहली नैब की अमेंडमेंट्स हुई थी वो आपकी अल्लाह भला करे जून के अंदर हुई थी, जून 2022 के अंदर हुई थी, ठीक है, वो जून के अंदर हुई थी। तो अब क्या है, 3 अगस्त को नेशनल असेंबली के अंदर इन अमेंडमेंट्स को पास किया गया, और 5 अगस्त को क्या है, 5 अगस्त को इनको सेनेट से पास किया गया, इनको सेनेट से पास कर दिया गया। और इन अमेंडमेंट्स के अंदर क्या कहा गया है, इन अमेंडमेंट्स के अंदर यह कहा गया है कि 500 मिलियन का क्या मतलब, 50 करोड़
50 करोड़ से कम का अगर कोई मसला मसाइल होगा, कोई करप्शन होगी, या क्या होगा आपका, कोई आपने कोई मतलब के कोई उसमें 2 नंबरी होगी, तो वो नैब जो सा है उसको तहकीक नहीं करेगा। नैब बड़े केसेस की तहकीकात करेगा। 50 करोड़ से कम की जो चीजें हैं वो जो सूबाई ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, जो एंटी करप्शन आपका डिपार्टमेंट है, तो 50 करोड़ से नीचे की चीजें आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट देखेगा, और 50 करोड़ से ज्यादा की चीजें जो सी हैं, जो आपकी करप्शन हुई होगी, उसको आपका नैब जो सा है वो हैंडल करेगा। तो ये 50 करोड़ या 500 मिलियन की फिगर आप लोगों ने याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है कि जो सेकंड अमेंडमेंट हुई है उसका सेलियंट फीचर या मेन फीचर जो सा है वो क्या है। तो वो 50 करोड़ या आपका 500 मिलियन, ये याद है। तो बाकी 5 अगस्त का आपको अभी बताया था, दोबारा इसको रिपीट कर लो कि 5 अगस्त क्या है, इंडिया ने उसको खत्म किया था, आपका कश्मीर की जो अटोनमी थी उसको खत्म किया था, आर्टिकल 370 को और 35A को। और इसको पाकिस्तान कौन से दिन के तौर पर मनाता है, क्या कहते हैं उसको, योमे 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 उसको कहते हैं जी, योमे इस्तेहसाल। हाँ, इस्तेहसाल। पाकिस्तान 5 अगस्त को किस के तौर पर मनाता है, योमे इस्तेहसाल। ठीक है, 5 अगस्त, क्योंकि कश्मीर की जो आर्टिकल 370 और 35A खत्म किया गया था, तो पाकिस्तान उसको किस तौर पर मनाता है, योमे इस्तेहसाल। तो ये लोग, आप लोगों ने इसको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, न्यूजीलैंड, ये अभी नाम चेंज नहीं हुआ, इसके ऊपर बात की जा रही है, लिख लो, ऑटियो ऑटियोरोआ, ATEO, इसके स्पेलिंग मुझे देखने तो, AOTEAROA, ये है। इसको पता नहीं किस तरह से पढ़ेंगे, ऑटोरोआ। ठीक है, ऑटोरोआ। ये क्या है, ये प्रपोज किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड का नाम चेंज करके, न्यूजीलैंड का नाम चेंज करके ये नाम कर दिया जाए। इसके हवाले से बिल वगैरह भी पेश हो रहे हैं, वहां की जो कम्युनिटी है वो भी कह रहे हैं कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए। तो ये मैंने कहा कि इसके ऊपर बहस हो रही है, तो आप लोगों को ये सिर्फ बता दूं कि हल्का सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, नाम चेंज हो या ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड का नाम चेंज करने की बात की जा रही है, और वो क्या हो जाएगा, आटियोरा जौन सा है वो, उसका नाम जौन सा है वो हो जाएगा। उसके बाद नाम चेंज के हवाले से, एक तो ये है तो 2018 का नाम चेंज, लेकिन लिख लो, मैं वो एक न्यूज पढ़ रहा था तो उसके अंदर ये मेरे सामने आया, इलाहाबाद। इलाहाबाद इंडिया के अंदर, जो यूपी के अंदर एक इलाका है, उसका नाम चेंज करके 2018 के अंदर, ये ओल्ड नेम और न्यू नेम्स वाले जो मैंने आप लोगों को टॉपिक लिखवाया था, उसके अंदर जाके ये लिख लेना कि इलाहाबाद का नाम 2018 के अंदर चेंज करके क्या कर दिया गया था, प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, ये क्या है, नया नाम है किसका, इलाहाबाद का। ये वही इलाहाबाद है जहां लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था। ठीक है, प्रयागराज क्या है, ये ओल्ड न्यू नेम है, ये क्या है, न्यू, ये न्यू, और ये आपका ओल्ड नेम क्या है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का भी नाम चेंज करके 2018 में चेंज कर दिया गया था, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा, इंडिया का एक और याद रख लो, इंडिया के अंदर चीते आए हैं, चीते, चीते। ठीक है, एक होती है चीती और एक होता है चीता। जो आपका चीता है, चीता, टाइगर, टाइगर। तो टाइगर जोन है इंडिया के अंदर 60 साल ईयर्स के बाद इंडिया ने टाइगर्स मंगवाए हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इंडिया ने टाइगर्स मंगवाए हैं 60 ईयर्स के बाद। कहां से मंगवाए हैं, मुल्क इंपॉर्टेंट है, नमीबिया। कुछ नमीबिया से मंगवाए हैं, कुछ साउथ अफ्रीका से मंगवाए हैं। साउथ अफ्रीका, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर जो सा है, जो टाइगर्स हैं वो नापैद खत्म हो गए थे। तो अब ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज थी कि इंडिया जो सा है 60 साल बाद, इंडिया के अंदर, जिसे तेंदुआ कहते हैं, तेंदुआ आपका जो सा है, टाइगर जो सा है वो दौड़ जंगलों के अंदर आपको दौड़ता हुआ नजर आएगा। 60 साल बाद इंडिया जो सा है उनको इंपोर्ट कर रहा है। कहां से मंगवा रहा है, इंडिया मंगवा रहा है नमीबिया से, और कुछ टाइगर्स मंगवा रहा है आपके साउथ अफ्रीका से। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक सैटेलाइट का बताया था, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक सैटेलाइट का बताया था, उसका नाम था नूरी। किसी को याद है नूरी के बारे में, नूरी कौन से मुल्क की जौन सी है होम ग्रोन सैटेलाइट है, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया है नूरी के बारे में? नूरी के बारे में पता है किसी को? नूरी आपका सैटेलाइट जोन सा है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का जोन सा है होम ग्रोन, आप लोगों का मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट करंट अफेयर्स के अंदर कि नूरी आपका होम ग्रोन ग्रोन पहला सैटेलाइट है। किस मुल्क ने किया है, साउथ कोरिया ने जोन सा है उसको किया है। तो साउथ कोरिया ने नूरी के बाद एक और उन्होंने अभी रिसेंटली जोन सा है उसको हम क्या कहेंगे, लूनर, साउथ कोरिया, साउथ कोरियाज फर्स्ट लूनर, लूनर आपका चांद जोन सा है, लूनर ऑर्बिटर, चांद के गिर्द उसने अपना ऑर्बिटर एक उसने भेजा है साउथ कोरिया ने, पहला होम ग्रोन उनका है, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है दनूरी।
उसका क्या नाम है, दानूरी, DANURI, दनूरी, ये उसका नाम है। एक नूरी क्या है, वो सैटेलाइट है, नूरी आपकी एक सैटेलाइट है जो चांद के गिर्द जो ऑर्बिटर भेजा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है दनूरी। तो ये किसका है, ये पहली दफा भेजा है कि चांद के गिर्द जाके ये चक्कर लगाएगी, ठीक है, ये सैटेलाइट है ये भी आपकी, और ये क्या करेगी, वहां से इंफॉर्मेशन वगैरह चीजें भेजेगी। तो ये भी क्या है, रशिया सॉरी साउथ कोरिया का जो सा दनूरी है। तो ये लोग आप लोगों ने क्या रखना है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद है आप लोगों का आसियान, आसियान, ठीक है, जिनको अभी बोल देता हूं, लिख लेना, नहीं भी लिखोगे 2-3 दिन बाद हमने अभी ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है तो समझ आ जाएगी। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको क्या कहते हैं, आसियान कहते हैं आपके। तो ये भी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा जब अभी इसी वीक में हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। तो इसका जो सा 55th फॉरेन मिनिस्टर, FM क्या है, फॉरेन मिनिस्टर जो सा है वो कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये कहां हुई है, ये आपके कंबोडिया के अंदर हुई है। कहां हुई है, कंबोडिया। इसका जो अभी समिट भी होगा 2022 का, जो कि इसके असल में 10 मेंबर्स, तो वो जो 10 मेंबर्स हैं उनका जो सा है वो क्या है, अल्लाह भला करे, उनके जो हेड ऑफ स्टेट्स का जो समिट होगा वो भी कंबोडिया के अंदर होगा। लास्ट टाइम जो हुआ था वो अल्लाह भला करे आपका हुआ था, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार, स्किप हो गया मेरे जहन से, आसियान का लास्ट टाइम, चलो किसी के जहन में आया तो मुझे बताना, मेरे जहन से भी स्किप हो गया। हालांकि बड़ा वो है उसका, हाँ, बी से मेरे ख्याल में उसका वो है, लेकिन मेरे जहन से स्किप हो गया। अगर किसी के जहन में आए तो वो मुझे बता देना, मैं दोबारा उसको बता दूंगा। अच्छा, तो आसियान जोन सा है उसका कहाँ हुआ है, कंबोडिया के अंदर जोन सा है उसका भी रिसेंटली ये फॉरेन मिनिस्टर समिट हुआ है। तो उसमें उसमें मेहमान के तौर पर एडिशनल जोन सा है पाकिस्तान से बीबीजी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जोन से हैं वो गए हुए थे कंबोडिया। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान क्योंकि आसियान का मेंबर नहीं है, पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जौन से हैं उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जैसे क्या है उनको एडिशन बुलाया हुआ था मिनिस्ट्रियल क्या कहते हैं मीटिंग के लिए, तो ये वहां गए हुए थे, पाकिस्तान को इन्हें रिप्रेजेंट किया। ये कोलंबिया कह रहा हूँ, कंबोडिया जो से बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी साथ गए हुए थे। तो ये लोग आप लोगों ने क्या रखना है, याद रखना है। और कंबोडिया का जो कैपिटल है क्या कहते हैं उसका नाम, उसका नाम है जी फनम, उसको हमने किस तरह याद रखा था, फोनम फै। इस कैपिटल के अंदर इसकी ये मीटिंग हुई है, और इसी कैपिटल के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट का जो इसका समिट है वो भी यहाँ होगा। एक सेकंड रुको, अब जब तक मैं आप लोगों को वो नहीं बताऊंगा ना, मेरे जहन से अभी स्किप हुआ है। आसियान का जो 2021 का समिट था वो आपका अल्लाह भला करे हुआ था ब्रुनोए के अंदर, बंदर सिरी भगवान, मेरे जहन से स्किप हो रहा था ये बार बार, ये लास्ट टाइम भी मैंने लिखवाया था। तो बंदर सिरी भगवान ब्रुनाई के अंदर 2021 का समिट हुआ था आप लोगों का, ठीक है, आसियान का। तो अभी फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है वो कंबोडिया के अंदर हुई है। तो जब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, लेकिन जब इसकी रियल मीटिंग होगी हेड ऑफ स्टेट की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने आपको SCO का बताया है कि ताशकंद कह रहा हूँ, उज्बेकिस्तान जो सा है वो क्या है उसका, समरकंद के अंदर जो सी है आपकी अभी अगले महीने SCO का समिट हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे, मे भी हो सकता है उनकी मोदी साहब से भी मीटिंग हो वहां। तो वो जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो SCO का भी समिट होने वाला है अगले महीने कहाँ आपका समरकंद के अंदर, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, यहाँ से सैटेलाइट की बात कर रहा था, तो 9 अगस्त को एक और सैटेलाइट है उसका नाम है ख्याम, KHAYAM, ख्याम। ये ख्याम जो सैटेलाइट है ये किसकी है, ख्याम ये ईरान की है, ईरान की सैटेलाइट है। तो इसको क्या किया है, कजाकिस्तान के बेस से लॉन्च किया गया है। ये क्या है, सैटेलाइट, ये क्या है, सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए रॉकेट चाहिए होता है। तो ईरान ने जो रॉकेट यूज किया है वो किसका रॉकेट यूज किया है, रशिया का। तो ये भी बड़ी न्यूज थी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने भी आपको बताया था कि समिट हुआ है ईरान के अंदर ही, ईरान के सदर थे, रशिया के सदर थे प्यूटन साहब, और जो आपका तुर्की जी है उसका जो अर्दवान साहब है वो भी वहां थे। तो उनका जो सा आपस में जरा मीटिंग शीटिंग हुई। तो उसके बाद जो सा है रशिया का जो रॉकेट है वो यूज किया गया है ईरान की जो सैटेलाइट है ख्याम उसको लॉन्च करने के लिए। तो ये जब लॉन्च हुई है, और ये लॉन्च कहां से हुई है, कजाकिस्तान से हुई है। कजाकिस्तान का जो बेस है, कजाकिस्तान के बेस से ये लॉन्च हुई है, और उसका नाम क्या है सैटेलाइट का, वो है ख्याम
है किसकी? ईरान की। उसको लॉन्च करने के लिए रॉकेट किसका यूज किया गया है? रशियन रॉकेट यूज किया गया है। लेकिन लॉन्च कहां से की गई है? कजाकिस्तान से की गई है। तो ये जो सा आप लोगों ने इसको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद जो सा है दो आपके क्या कहते हैं प्रेसिडेंट और एक प्राइम मिनिस्टर। एक का क्या नाम है? एक का नाम है गस्तावो पेत्रो। पेत्रो है, पेद्रो है, नहीं पेत्रो है, गस्तावो पेत्रो। तो ये आपके जो से कहाँ के प्रेसिडेंट अभी नए इलेक्ट हुए हैं? कोलंबिया, कोलंबिया प्रेसिडेंट। ठीक है, कोलंबिया प्रेसिडेंट। जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी हुई है प्रेसिडेंट वाली और वो वाली, तो उसमें मैं आप में से कोई भी ना रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ये करूंगा कि जिन्होंने, काफी सारों ने तो वो लेक्चर ले लिया था, बल्कि वो लेक्चर मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर अपलोड भी कर दिया आज। जो आपका जियोग्राफी का लेक्चर है वो यूट्यूब के ऊपर अभी अपलोड भी हो गया है, ताकि आप लोगों को इशू ना आए उसके अंदर। तो वहां से सुन लो। अगर किसी ने पेज के ऊपर वो सारे इंपॉर्टेंट मुल्कों के नाम लिखे हैं तो अभी लेक्चर के बाद ग्रुप में काइंडली उसको शेयर कर देना, ताकि अगर किसी ने नहीं किया, काफी सारे उसको नहीं करते, तो उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है। तो गुस्तावो पेट्रो साहब जो हैं, ये क्या है? ये आपके पहले कोलंबिया के राइट, जो लेफ्ट विंग होता है, लेफ्ट विंग जो आपकी सोशलिस्ट पार्टीज जिन्हें कह लो या कम्युनिस्ट पार्टीज कह लो, वो उससे इनका ताल्लुक है लेफ्टिस्ट। ठीक है, दो आपका एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है। तो आपके जो लेफ्टिस्ट जो आपका कम्युनिज्म या सोशलिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? लेफ्टिस्ट कहते हैं। जो आपके क्या कहते हैं कैपिटलिज्म के ऊपर बिलीव रखता है कि ओपन मार्केट होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, प्राइवेट एंटिटीज होनी चाहिए, तो वो आपकी राइट विंग जो है उसको कहा जाता है। तो ये लेफ्ट विंग के हैं। पहली दफा कोलंबिया के अंदर लेफ्ट विंग का कोई प्रेसिडेंट आया है, तो उसका क्या नाम है? पेट्रो। और दूसरा आपको श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका पीएम। तो पहले इनके पीएम कौन थे? वो रनील विक्रम सिंघा साहब। तो विक्रम सिंघा साहब जो हैं वो तो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अब जो उनसे हैं, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर साहब नए आए हैं। उनका नाम है दिनेश गुनावर्देना, गुनावर्देना। ठीक है। तो श्रीलंका जोन से है उसपे उनको जोन सा है, उनके मुल्क के हालात खराब हैं, तो गुनाह, ठीक है, उनको अपने गुनाहों की सजा मिली है। तो दिनेश गुनावर्देना ये कौन है? ये श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? रनील विक्रम सिंघा साहब। और वो पहले 6 दफा बताया था, 6 दफा श्रीलंका के विक्रम सिंघा साहब प्राइम मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं। ठीक है। उसके बाद जोन सा है अभी अफगानिस्तान के अंदर एक उनके आलिम है, इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन लिख लो, हमारे पास टाइम है। उनका नाम है शेख राहिमुल्ला। शेख राहिमुल्ला साहब, इनको काबुल के अंदर कत्ल कर दिया गया। काबुल के अंदर इनकी डेथ हुई है, इनको मारा गया है। तो इनका ताल्लुक कहां से? अफगानिस्तान से है। तो ये बड़े उनके आलम थे तालिबान के। तो उनको जो सा क्या किया गया है, इनको मारा गया है, काबुल शहर के अंदर मारा गया है। दूसरा आपका जो 22 लाहौर है, 22 क्या है? 22 लाहौर, सबको पता है 22 लाहौर का क्या मतलब है? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, क्या है? इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन होता है 22। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यही होता है 22 का मतलब, या डिफरेंट होता है? इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन होता है या डिफरेंट है? यही होता है ना 22 का। देख लेना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। तो 22 लाहौर ने जो आपके एग्जाम्स होते थे, उनको पहले जो आपके सप्ली के एग्जाम्स होते थे, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था सप्लीमेंट्री एग्जाम्स। उनको क्या कहा जाता था? सप्लीमेंट्री। अगर किसी का कोई सब्जेक्ट रह गया है तो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कहा जाता था। तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया? सप्लीमेंट्री एग्जाम्स को कर दिया सेकंड एनुअल एग्जाम। सेकंड एनुअल एग्जाम्स, ये अभी सिर्फ लाहौर बोर्ड ने किया है। पहले आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देते थे, पहले आप क्या देते थे? सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देते थे। तो अब उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है? सेकंड एनुअल एग्जाम्स जो है वो उनका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, चाइनीज एक बहरी जहाज है, या उसे हम क्या कहेंगे? चाइनीज वेसल। चाइनीज वेसल जो बहरी जहाज है, बड़े, उसको वेसल भी कहा जाता है। और ये क्या है? चाइना ये कह रहा है कि ये मेरी रिसर्च पर्पसेस के लिए हमारी एक चाइनीज बहरी जहाज है या हमारी वेसल है। उसका नाम आप लोगों को आना चाहिए। उसका नाम है जी आप लोगों का युआन वांग 5। युआन वांग 5। ये आपकी क्या है? ये चाइना से चली है। चाइना कह रहा है ये रिसर्च पर्पसेस के लिए है। ये चाइना से चल रही है और जाकर ये कहां रुकी है? श्रीलंका के अंदर, हम्बन टोटा पोर्ट के ऊपर। श्रीलंका की एक पोर्ट है, उसका नाम है हम्बन टोटा पोर्ट। ठीक है, हम्बन टोटा पोर्ट बड़ी फेमस पोर्ट है वो। तो वहां रुकी है। इंडिया को इसके ऊपर बड़े कंसर्न थे कि क्योंकि इंडिया और श्रीलंका पास हैं, कि चाइना हमारे इतने पास आ रहा है, शायद ये जासूसी करेगा, इतना बड़ा इनकी जो वेसल जहाज आ रहा है। तो इस वजह से इंडिया ने बड़ा शोर मचाया पहले, और ये डिले भी हुई। लेकिन आखिरकार ये 2-3 दिन पहले जो है, ये आपकी जो चाइनीज वेसल है, ये हम्बन टोटा पोर्ट के ऊपर जो है श्रीलंका ये
डॉक कर चुकी है। और वहां जो सा है इसका बेसिक, चाइना जो कह रहा है कि इसका मकसद क्या है, इसका बेसिक मकसद है चाइना के नजदीक हम क्या कर रहे हैं, चाइना ये कह रहा है कि हम इसको रिसर्च पर्पसेस के लिए ला रहे हैं यहाँ, लेकिन इंडिया कह रहा है कि ये स्पाइंग के लिए आ रही है। तो ये मकसद है, लेकिन आपको नाम इसका पता होना चाहिए। दूसरी एक चीज लिख लो, 11 अगस्त, पाकिस्तान के अंदर 11 अगस्त जो सा है वो माइनॉरिटी डे के तौर पर, माइनॉरिटी जो आपके माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्या कहते हैं आपके हिंदूज हैं, सिख्स हैं, आपके अहमदीज हैं, तो ये क्या है आपके माइनॉरिटीज हैं। तो पाकिस्तान में 11 अगस्त जो सा है वो नेशनल माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि कायदे आजम ने इस दिन तकरीर की थी कि आप जो सा अपने मंदिरों के अंदर, आप मस्जिदों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर जाने के लिए आजाद हो। तो उस दिन की मुनासबत से 11 अगस्त माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। इसको लिखो, एक सेकंड लाइट चलेगी, मैं पंखा चला लूँ। अच्छा जी, 11 अगस्त क्या है पाकिस्तान में माइनॉरिटी डे के तौर पर मनाया जाता है, ये आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास माउंटेन्स की तरफ चलते हैं। तो माउंटेन्स का आप लोगों को आइडिया होगा एक चीज का, कि पाकिस्तान के एक माउंटेनियर हैं, पाकिस्तान के एक माउंटेनियर हैं, उनका क्या नाम है, शहरोज काशिफ। सब जानते होंगे अब तो इसको, शहरोज काशिफ साहब को, ठीक है, यंगेस्ट पाकिस्तानी, ठीक है, शहरोज काशिफ। तो ये यंगेस्ट पाकिस्तानी, यंगेस्ट ये क्या है, क्लाइंबर है, माउंटेनियर हैं। तो ये यंगेस्ट क्लाइंबर बन गए हैं जिन्होंने 10 × 10⁻8,000 मीटर। इसका क्या मतलब है, 10 × 8,000 मीटर, तो आप लोगों को पता है, अब तो इतनी बार बता चुका हूं कि टोटल इस दुनिया में 8,000 मीटर से ज्यादा बुलंदी वाली कितनी चोटियां हैं, 14। उसमें से 14 में से 10 जोनसियां इन्होंने क्लाइंब कर ली हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर यंगेस्ट बन गए हैं। यंगेस्ट बन गए हैं 10 जो आपकी माउंटेन्स हैं उनको क्लाइंब करने वाले, जो कि क्या है, टोटल कितनी है, 14 हैं, और इन्होंने 10 उनमें से कर ली हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर ही है, उसका नाम है गशबरम, गशरबरम वन, गशरबरम वन। पाकिस्तान की जियोग्राफी जब पढ़ाऊंगा, और पहले भी ये पढ़ाई हुई है आपको, गशरबरम वन, ये 8080 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इसको हिडन पीक भी इसको कहते हैं, K5 भी इसको कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर है ये, और ये जो सी है इसको इन्होंने अभी रिसेंटली पीक इन्होंने क्लाइंब किया है, और उसके साथ ये क्या बन गए हैं, उसके साथ ये 10 जोन सी हैं समिट करने वाले यंगेस्ट बन गए हैं पूरी दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर कितनी है, टोटल 14 में से 5। तो वो जो 5 हैं, उन पांचों को इन्होंने क्या कर लिया है, उनको भी इन्होंने समिट कर लिया है। तो पाकिस्तान की जो 5 हैं उनको भी इन्होंने समिट किया है, उसके भी ये यंगेस्ट बने हैं। और पूरी दुनिया में भी जो 10 हैं, 14 में से जो 10 हैं, उनको भी ये यंगेस्ट हैं। बल्कि लास्ट टाइम मुझे मुझे याद है, आप लोगों को मैंने एक नाम लिखवाया था, अगर आप में से किसी को याद है, एड्रियाना ब्राउनली, एड्रियाना ब्राउनली, ठीक है। एक सेकंड जरा रुको, अजान हो जाए।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही, जो है बर्तानिया से इसका ताल्लुक था। और ये इसने अभी रिसेंटली जो सा है K2 को किया था। और ये आपकी क्या थी कि यंगेस्ट 10 पीक करने वाली बनी थी। तो ये जो शहरोज काशिफ हैं उन्होंने इसका क्या किया है, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। क्योंकि ये है 21 साल की, तो शहरोज काशिफ जोन से हैं वो इससे छोटे हैं। तो इन्होंने क्या है, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अभी 12 दिन पहले इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, पिछले पिछले महीने करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, ये कि इनका बरतानिया से ताल्लुक है। और मैंने तब कहा था कि शहरोज काशिफ पाकिस्तानी जोन से हैं वो इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इनका जोन सा आप लोगों को नाम ना भी पता याद रखो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि शहरोज काशिफ अब क्या है, यंगेस्ट हैं। और हो सकता है अगले साल वो पूरी दुनिया के यंगेस्ट बन जाएं। इस साल 3 उन्होंने अभी पीक पे जाना है, तीनों पीक्स को उन्होंने करने, और एक बच जाएगी वो अगले साल मार्च में करेंगे। तो अगले साल वो पाकिस्तान के यंगेस्ट बन जाएंगे पूरी दुनिया के। और साथ एक और लिख लो, नायला कियानी। ठीक है, नायला कियानी। तो नायला कियानी जो हैं ये पाकिस्तान की पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 10,000, इन्होंने क्या किया, 3 × 8,000 मीटर। फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने 8,000 वाली 3 चोटियां, 8,000 वाली 3 चोटियों को जिन्होंने समिट किया है वो क्या है, वो नायला कियानी साहिबा हैं। इन्होंने, आपको पता है, K2 को सर किया है। इन्होंने किसको सर किया है, माउंट एवरेस्ट को सर किया है। और तीसरी जोनसिया यही आपकी गशेबरम 1, जिसको हिडन पीक भी कहते हैं, उसको इन्होंने रिसेंटली सर किया है। तो ये पहली पाकिस्तानी वुमेन है जिन्होंने 8,000 से ऊंची जो बुलंदी वाली 3 चोटियां उनको सर किया है। तो वो क्या है, आपकी नायला कियानी है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको वो समीना बेग के बारे में बताया था, वो फर्स्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने K2 को भी सर किया है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी सर किया है। तो उसके बाद सेकंड पाकिस्तानी ये थी। तो अब ये फर्स्ट पाकिस्तानी बन गई हैं जिन्होंने 3 जोनसिया माउंटेन्स को सर किया है। तो ये इस तरह के सवाल लाजमी पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह देख लें। जी, उसके बाद 12 अगस्त का आपका इवेंट, बस थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। 11 अगस्त माइनॉरिटी डे, 12 अगस्त आपका, 12 अगस्त को आपका क्या है, सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी, इसको न्यूयॉर्क के अंदर अटैक किया गया। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर इसको क्या किया गया, इसको अटैक किया गया, इसको अटैक किया गया। और इसका जौन सा है, क्या कहते हैं, जिस बंदे ने अटैक किया, ये वो भी अमेरिका से ही उसका ताल्लुक था, मुसलमान था। उसका नाम था हादी मतार, हादी मतार, हादी MATAR, हादी मतार। ये वो बंदा है जिसने सलमान रुश्दी के ऊपर चाकू से क्या किया, वार किया। तो कल परसों तक, कल तक मेरे ख्याल में शायद ये वेंटिलेटर पे था। अब शायद इसकी जोन सी कोई तबीयत बेहतर है, आई डोंट नो इसके बारे में क्या है। लेकिन जोन सा इसकी डेथ नहीं हुई, तो बच गया ये सलमान रुश्दी जोन सा है। इसने ये फेम, ये आया था 1988 के अंदर। इसने एक जोन सी है किताब लिखी थी, गुस्ताखाना, जिसका नाम था स्टैनिक वर्सेस। ठीक है, 1980। और उसके बारे में ये सवाल पूछे भी जाते रहे हैं पहले जमाने में, अब नहीं इतना पूछा जाता इस किताब के बारे में, इसका ऑथर कौन है। तो 1988 के अंदर इसने ये किताब लिखी थी, स्टैनिक वर्सेस। तो जिसके ऊपर काफी मुजाहरे वगैरह हुए। फिर 89 के अंदर इसके ऊपर इमाम जो खुमैनी है, उन्होंने फतवा भी लगाया इनके ऊपर। मेरे ख्याल में $50 मिलियन का था सारा चीजें। तो इसकी वजह से ये काफी जोन सा है, फिर इसको हाइडिंग में भी रहना पड़ा काफी। तो लेकिन अब जोन सा है काफी इसका ये न्यूज में दोबारा वापस आया, इसके ऊपर जोन सा हमला हुआ। तो ये 12 इसके हवाले से मुझे नहीं लगता था कोई सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का वो इवेंट है, तो इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, 12 अगस्त को ये एक और इवेंट हुआ। आपके जो जनरल कमेर कह रहा हूँ, सॉरी, सुन ना ले कोई, कमर जावेद बाजवा साहब जोन से हैं, वो आपके पहले पाकिस्तानी बने, फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिप्रेजेंट क्वीन इन रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट, सैंडहर्स्ट। फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिप्रेजेंट क्वीन, पहले पाकिस्तानी वहां। अब जैसे हमारी आपकी क्या है, मिलिट्री एकेडमी का कूल का सबको पता है ना, मिलिट्री एकेडमी का कूल। तो वहां की जो एकेडमी है उसको क्या कहते हैं, RMAS, रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट। तो वहां की जो पासिंग आउट तकरीब थी, उसमें क्या होता है, उसमें जो क्वीन होती है, क्वीन आती है। तो इस दफा क्या है, क्वीन की जगह जिसने रिप्रेजेंट किया, तो वो क्या थे, पहले पाकिस्तानी थे कमर जावेद बाजवा साहब। कमर जावेद बाजवा साहब जिन्होंने क्वीन को रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट क्वीन। ठीक है, रिप्रेजेंट क्वीन को रिप्रेजेंट किया। और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने क्या किया है, क्वीन को रिप्रेजेंट किया है पासिंग आउट परेड के अंदर, जो क्या कहते हैं, रॉयल एकेडमी सैंडहर्स्ट जोन सी है, बर्तानिया के अंदर जोन सी है, ये वहां हो रही थी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है।
दूसरा पाकिस्तान और टर्की, पाकिस्तान और टर्की या टर्कीये, पाकिस्तान और टर्कीये ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जिसे कहते हैं पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए एग्रीमेंट, ठीक है। पीटीए इसका क्या मतलब होता है कि आपको आपको जो सा टैक्स वगैरह में छूट दी जाएगी। पीटीए पाकिस्तान जो सा है उज्बेकिस्तान के साथ, बल्कि मैंने आपको ये बताया था, या आप जब उज्बेकिस्तान के शौकत साहब जो से पाकिस्तान आए हुए थे, ये जुलाई, ये है फरवरी या मार्च की बात, तो पाकिस्तान ने उज्बेकिस्तान के साथ भी पीटीए साइन किया था कि हाँ आपकी जो चीजें आएंगी हमारे मुल्क, हम उसके ऊपर टैक्स ड्यूटीज जो होती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज लगती हैं, टैक्स को क्या कहते हैं, ड्यूटी, तो वो जो ड्यूटी है हम वो कम करेंगे, टैरिफ कम करेंगे। तो वो जो सा है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान ने रिसेंटली किससे साइन किया है, तुर्की या तुर्कीये जो सा उसको आप कह सकते हो, तो उसके साथ पाकिस्तान ने क्या किया है, साइन किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके 14 अगस्त को जब पाकिस्तान का क्या था आपका, अल्लाह भला करे यार, ये पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन इजिप्ट के अंदर, इसको लिख लो, पहले मुझे लिखवाना चाहिए था लेकिन चलो, इजिप्ट के अंदर एक चर्च है, गजा कह रहा हूं, कायरो के अंदर चर्च के अंदर फायर लगी है और फायर के अंदर 41 पीपल डाइड, 41 पीपल डाइड। लोग जितने हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि चर्च जो सा है, अभी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक ऐसे मुल्क के अंदर चर्च के अंदर आग लगी, काफी जो सा है, क्योंकि आपको पता है कि इजिप्ट मुसलमान एक मुल्क है और वहां चर्च का होना और ये सारी चीजें, तो चर्च जो सा है वो क्या है, उसके अंदर गजा कह रहा हूँ, इजिप्ट के अंदर जो सा है वो क्या है, आग लगी, और जिसकी वजह से ये मसला मसाइल हुआ है। और इजिप्ट के ऊपर आपको पता है एक स्विस कैनाल है, और स्विस कैनाल के ऊपर एक इकोनॉमिक जोन बन रहा है, स्विस इकोनॉमिक जोन के नाम से, और उसके अंदर जो सा है कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के अंदर, एनर्जी के प्रोजेक्ट इन स्विस कैनाल, ठीक है। स्विस कैनाल को के बारे में आप लोग आप अच्छी तरह जान गए होंगे। तो स्विस कैनाल के अंदर क्या है, आपकी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या पूछा जाए किस किस की डील हुई है, तो इजिप्ट की डील हुई है इंडिया के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो सा है एक लास्ट चीज लिख लो, उसके बाद बस हमारी स्पोर्ट्स रह जाएंगी, कॉमनवेल्थ, और 2-3 चीजें और स्पोर्ट्स के हवाले से बतानी है, वो मैंने एंड में रखी हुई हैं। पाकिस्तान ने अपनी जो 75 अभी पाकिस्तान की जो डायमंड जुबली पाकिस्तान ने मनाई है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है इकोनॉमी के ऊपर। उस इकोनॉमी की रिपोर्ट का नाम है 75 ईयर इकोनॉमिक जर्नी ऑफ पाकिस्तान, इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो 75 ईयर इकोनॉमिक जर्नी ऑफ पाकिस्तान। ये रिपोर्ट शाया की है, पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट शाया की है, उसका नाम बताओ। तो उस रिपोर्ट का क्या नाम है, 75 ईयर इकोनॉमिक जर्नी ऑफ पाकिस्तान, ये जारी की है। और इसके मुताबिक क्या कहा गया है कि 75 सालों के अंदर पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर सामने आया है, 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर सामने आया है पाकिस्तान। इन जो जीडीपी है पाकिस्तान की जीडीपी देखा जाए क्या है, $383 बिलियन है, जो कि वो क्या है, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया के अंदर, इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये पाकिस्तान के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी की है। उसके बाद इसमें और क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि 1950 के अंदर पाकिस्तान की जीडीपी कितनी थी। 1950 के अंदर पाकिस्तान की, एक सेकंड जरा रुको, पाकिस्तान की जीडीपी थी $3 बिलियन, $3 बिलियन थी पाकिस्तान की 1950 के अंदर, जो कि अब 2022 के अंदर कितनी हो चुकी है, $383 बिलियन हो चुकी है, यह बताया गया। दूसरा इसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान को सिर्फ 34 इंडस्ट्रियल चीजें वो मिली थी, इंडस्ट्रीज मिली थी, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें बताई गई, लेकिन सिर्फ एक ये इसका ये याद रख लो कि जीडीपी पाकिस्तान की 1950 में कितनी थी, $3 बिलियन थी, और अब $383 बिलियन हुई है। और पाकिस्तान, इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए इस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा, विमेन यूरो कप, विमेन फुटबॉल यूरो कप। एक यूरो कप 2021 का भी था, एक यूरो कप क्या था 2021 मैन का भी हुआ था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वो क्या था, यूके के अंदर ही खेला गया था, ठीक है। और वो क्या था, उसका विनर कौन था, इटली ने उसको जीता था। और उसमें लूजर कौन था, क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, जो बर्तानिया है आपका, वो उसको हारा था, वो क्या था, उसको हारा था। लेकिन जो 2022 का विमेन यूरो कप हुआ है, ये भी आपका लंदन के अंदर खेला गया है, लंदन के अंदर खेला गया है। तो इसको क्या हुआ है, इसको इंग्लैंड ने जीता है। इसमें जीता कौन है, इंग्लैंड जो सा है वो विनर है, और जर्मनी क्या है, वो इसके अंदर रनर अप या लूजर, एंड में हारा। फाइनल कौन हारा है, वो इंग्लैंड, जर्मनी हारा है।
लास्ट टाइम क्या था, लास्ट टाइम जो मेन की टीम थी वो फाइनल हार गई थी और इटली जीत गई थी। ये जो यूरोप के मुल्क हैं उनके आपस में जो फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है उसको यूरो कप कहते हैं। तो अभी जो विमेन हुआ है उसके अंदर इंग्लैंड जोन है वो क्या है, वो जीता है। और ये बस आप लोगों ने इतना याद रखना है। अच्छा हाँ, फुटबॉल के हवाले से एक तो अभी आपका उसमें हो रहा है ना, रशिया क्या कहते हैं उसको यार, कतर के अंदर जो 2026 का वर्ल्ड कप है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। किसी को पता 2026 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ होना है? 2026 का जो आपका वर्ल्ड कप है शाबाश, वो आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 मुल्कों के अंदर होना है, यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर और मेक्सिको के अंदर। इसका रिसेंटली अभी शेड्यूल जारी किया गया है, मतलब शेड्यूल नहीं, और ये 16 सिटीज के अंदर होना है, 16 सिटीज के अंदर। तो अभी ये बताए गए हैं कि किस किस शहर के अंदर खेला जाएगा। तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल का वो 3 मुल्कों के अंदर होना है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के अंदर, और उसके 16 शहर मुंतखब किए गए हैं और उनका रिसेंटली अभी शेड्यूल जारी किया गया है। और एक दूसरी चीज फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर मैं आता हूं, वो है आपका फुटबॉल बास्केटबॉल प्लेयर है, उसका नाम है ब्रिटनी ग्राइनर। ग्राइनर ये कौन है भाई साहब? ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं। ब्रिटनी ग्राइनर साहब कौन है? ये आपके बास्केटबॉल के क्या हैं, प्लेयर हैं। इनको क्या किया गया है, रशियन कोर्ट ने इनको 9 साल की जेल सुनाई है ड्रग केस के अंदर। रशिया के अंदर ये गए थे, वहां उनकी अदालत ने इनको पकड़कर ड्रग केस के अंदर इनको 9 साल की क्या है, कैद सुनाई है। तो ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूएसए से इनका ताल्लुक है, कि यूएसए के कौन से बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिनको रशिया ने कैद सुनाई है ड्रग केस के अंदर। तो वो आपके ब्रिटनी ग्रीनर साहब हैं। अब आ जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर, जल्दी जल्दी। कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ पता है आप लोगों को, कॉमनवेल्थ के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं हम, कि अभी क्या है, लंदन बर्मिंघम के अंदर हो रही है। अगली आपकी 2026 की कहाँ होगी, वो आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगी। तो कॉमनवेल्थ गेम की एक चीज मैंने बतानी है, मोटो। स्टूडेंट्स डिफरेंट जोन से इधर उधर से कॉपी पेस्ट चीजें ग्रुप में शेयर कर रहे थे और गलत मोटो बता रहे थे। इसका मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। इसके मोटो का क्या नाम है? गेम्स फॉर एवरीवन। एवरीवन ये इसका मोटो है, ये आप लोगों ने याद रखना है, गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम का मोटो क्या है? गेम्स फॉर एवरीवन, ये आपने याद रखना है। और इसमें मेडल्स की बात करें तो नंबर 1 पे कौन आया है? ऑस्ट्रेलिया आया है। नंबर 1 पे कौन आया है? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पे आपका इंग्लैंड आया है। और थर्ड पे कौन आया है? कनाडा आया है। और फोर्थ पे आया है आपका इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 178 मेडल्स लिए हैं, इंग्लैंड ने 176 लिए हैं, यहाँ 92 हैं कनाडा के, और इंडिया के हैं 61। और पाकिस्तान आया है 18th नंबर के ऊपर, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितने नंबर पर आया है? पाकिस्तान आया है 18वें नंबर पे ऊपर। और पाकिस्तान ने टोटल 8 मेडल्स लिए हैं। 8 में से पाकिस्तान ने जो मेडल्स लिए हैं, 2 पाकिस्तान ने क्या लिए हैं? गोल्ड मेडल लिए हैं। 3 पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल लिए हैं और 3 पाकिस्तान ने क्या है? ब्रॉन्ज। टोटल पाकिस्तान के कितने मेडल्स हैं? 8 मेडल्स हैं। पाकिस्तान कितने नंबर पर आया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 18वें नंबर पर पाकिस्तान आया है, इंडिया चौथे नंबर पर आया है। और जो पाकिस्तान ने 8 मेडल्स लिए हैं उनमें से 2 गोल्ड हैं, जो जिसमें से एक पाकिस्तान ने वेट लिफ्टिंग में लिया है। वेट लिफ्टिंग में नूह दस्तगीर बट ने, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं, आप लोग लिख लेना। एक वेट लिफ्टिंग में लिया है नूह दस्तगीर बट, ठीक है, उसने लिया है। दूसरा जोवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम ने वो गोल्ड मेडल लिया है। एक पाकिस्तान ने वेट लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड मेडल लिया है, नूह दस्तगीर बट। दूसरा जोवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम ने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेकर दिया है। और जो पाकिस्तान ने से ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, बाकी पाकिस्तान के जितने भी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हैं उनमें से एक मेडल पाकिस्तान का जो ब्रॉन्ज मेडल का है, आई थिंक ब्रॉन्ज है, हाँ, पाकिस्तान का जो ब्रॉन्ज मेडल है वो पाकिस्तान ने, वो शाह हुसैन ने लेकर दिया है पाकिस्तान को। शाह हुसैन। ताइक्वांडो, जो आपकी ताइक्वांडो होती है उसके अंदर इसने लिया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के 5 मेडल्स बाकी बचते हैं वो सारे पाकिस्तान के किसके अंदर है? रेसलिंग के अंदर है। इनाम बट हैं पाकिस्तानी रेसलर, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। एक हिकमतुल्लाह है मेरे ख्याल में, पता नहीं इस तरह का, बाकियों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। गोल्ड मेडलिस्ट बस दोनों का नाम पता होना चाहिए। बाकी आपको ये पता होना चाहिए 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ब्रॉन्ज में से सिर्फ एक पाकिस्तान ने किस में लिया है? ताइक्वांडो जो आपकी गेम होती है उसके अंदर। बाकी सारे पाकिस्तान के सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किसके अंदर हैं? रेसलिंग के अंदर पाकिस्तान ने जो से हैं वो जीते हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके हवाले से, इनको लाजमी देख लेना। अभी तक आप जिन्होंने पेपर दिया उनको पता है
पैरा ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स, जो कि पिछले साल इसी मंथ में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, वो बार बार उसके सवाल अभी तक रिपीट हो रहे हैं। तो अगले साल तक ये कॉमनवेल्थ गेम के सवाल रिपीट होते रहेंगे कि पाकिस्तान ने कितने मेडल जीते हैं। 18वें नंबर पर पाकिस्तान आया है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आया है, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड आया है, तीसरे नंबर पर कनाडा आया है, इंडिया चौथे नंबर पर आया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। और मोटो खास तौर पर, मोटो जो है वो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन है, बजाय इसके कि जो कॉपी पेस्ट चीजें आ रही हैं उसको याद करने के, जो मैंने बताई है इसको याद रखना है, ये चीज है। लास्ट चीज, एक और गेम्स हो रही हैं, उनका नाम है इस्लामिक, लास्ट टाइम करंट अफेयर का लेक्चर नहीं लिया? मुझे लगता है करंट अफेयर्स का लेक्चर लेते हो, उसके बाद जोन सा है वो पैक करके रख देते हो कि हमने थोड़ी रिवाइज करना है। इस्लामिक सॉलिडेटरी सॉलिडेटरी जोन सी है वो गेम्स हो रही हैं, ठीक है। इसका फिफ्थ एडिशन हो रहा है, फिफ्थ एडिशन, इसका फिफ्थ एडिशन हो रहा है कोनिया के अंदर, कोनिया, कोनिया तुर्कीजे, जो आपका तुर्की है उसके अंदर, आपके कोनिया के अंदर जोन सी हैं, ये फिफ्थ एडिशन हो रहा है इस्लामिक सॉलिडेटरी गेम्स जोन सी हैं, ये भी जारी हैं, ठीक है। ये 9 से लेकर 18 अगस्त तक चलेंगी। पाकिस्तान भी ये ओआईसी के अंडर होता है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन आपकी जो है कॉपरेशन है, ओआईसी, उसके अंडर ये गेम्स होती हैं। तो 5वां एडिशन इसका हो रहा है टर्की के अंदर, ठीक है। और जो इस बल्कि वो बाद में बताता हूँ। और पाकिस्तान जो है वो भी इसमें शमूलियत पाकिस्तान ने भी इख्तियार की है। और ये जो अभी अरशद नदीम बताया है, अभी तक पाकिस्तान ने एक ही मेडल जीता है इसके अंदर, वो भी अरशद नदीम ने जीता है जोवलिन थ्रो के अंदर, ठीक है। तो अभी तक पाकिस्तान ने क्या है, एक ही मेडल जीता है, वो भी अरशद नदीम ने। तो ये जब अगले अभी खत्म हो जाएंगी तो फिर पता लग जाएगा कि पाकिस्तान ने कोई और मेडल जीता है कि नहीं। अभी तक लिखना है तो लिख लो कि अरशद नदीम ने एक ही मेडल जीता है। तो ये क्या है, फिफ्थ एडिशन हो रहा है तुर्की के अंदर, पाकिस्तान भी इसके अंदर है, ओआईसी इसको करवाती है। इसका जो पहला एडिशन हुआ था, ये थोड़ी सी चीजें इसकी लिख लो क्योंकि टाइम अभी बस लास्ट है, 2-3 चीजें लिख लो। फर्स्ट एडिशन आपका कब हुआ था? 2005 के अंदर हुआ था, और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था। KSA का मतलब क्या है? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो सा है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर इसका पहला एडिशन हुआ था। फिर इसका सेकंड एडिशन होना था 2009 के अंदर ईरान के अंदर, ईरान के अंदर होना था, फिर डिले हुआ, डिले होके कब हुआ, ये 2010 के अंदर चला गया। लेकिन उसमें भी ये फिर नहीं हो सका, कुछ इश्यूज, क्योंकि पता है सऊदी अरेबिया और ईरान के आपस में मसले हैं, तो वहां भी कुछ लोग गए, किसी ने बाइकआउट कर दिया, तो ये इस तरह से इतना इवेंट नहीं हुआ। जो इसका थर्ड एडिशन था वो इंपॉर्टेंट था। जो थर्ड एडिशन इसका हुआ वो हुआ आपका 2013 के अंदर, वो हुआ इंडोनेशिया के अंदर। वो कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के अंदर इसका थर्ड एडिशन हुआ। जो फोर्थ एडिशन हुआ, फोर्थ एडिशन 2017 के अंदर हुआ बाकू आजरबाईजान के अंदर, बाकू के अंदर हुआ, आजरबाईजान, आजरबाईजान, ठीक है, आजरबाईजान के अंदर हुआ। तो अब जो फिफ्थ एडिशन है ये कहाँ हो रहा है? तुर्की, ये कूनिया के अंदर कौन सा है, ये आपका फिफ्थ एडिशन हो रहा है। तो जो सिक्स्थ एडिशन होना है आगे 2025 के अंदर, 2025 के अंदर आपका होना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी तक आप देखो, तुर्की इस्लामिक मुल्क, सऊदी अरेबिया इस्लामिक मुल्क, ईरान इस्लामिक मुल्क, इंडोनेशिया आपका सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क, आजरबाईजान आपका इस्लामी मुल्क। 2025 का जो इवेंट होना है ये पहली दफा हो रहा है कि आपका कैमरून के अंदर होगा, CAMERON। ये आपका अफ्रीका का मुल्क है कैमरून, ठीक है। और इसका जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? योंडे, YAOUNDE, कैमरा ढूंढे, योंडे। इसको हमने ट्रिक याद किया था ना, कैमरून से कैमरा ढूंढे। तो अफ्रीका का जो मुल्क है कैमरून, उसके अंदर छठा एडिशन होगा 2025 के अंदर, 2025 के अंदर इसका एडिशन होगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये फर्स्ट नॉन मुस्लिम कंट्री है जिसके अंदर ये गेम्स खेली जाएंगी। ये क्रिश्चियन मुल्क है, इसमें ये क्या है आपका? क्रिश्चियन मुल्क है। तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी डिटेल आपको इसके रिलेटेड पता होनी चाहिए। अभी आपको बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुर्की के अंदर जो है कुनिया के अंदर ये गेम्स खेली जा रही है, 5वां एडिशन। पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा है, अरशद नदीम साहब ने एक इसके अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो बाकी इंशाल्लाह अभी देखेंगे कि इसमें स्टैंडिंग क्या है, कौन सा मुल्क पहले नंबर पर आया है, कौन सा मुल्क दूसरे नंबर पर आया है। तो अगला ये जब अगस्त खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह इन्हीं को ही देखेंगे, ठीक है। इसके साथ आज 15 अगस्त तक हमारी चीजें जो सी हैं वो कंप्लीट हो गई। किसी का कोई मसला मसाइल, कोई चीज, कोई इशू हो तो वो मुझे बताओ। क्लियर है चीजें? इसकी डेट, इसकी इस्लामिक सॉलिडेटरी की ये जो गेम्स हैं, ये आपकी 9 अगस्त को स्टार्ट हुई हैं।
ये आपकी 9 अगस्त को स्टार्ट हुई हैं और 18 अगस्त को खत्म होंगी। ये भी ऑलरेडी आपकी चल रही हैं, 9 अगस्त को ये स्टार्ट हुई हैं और 18 अगस्त तक इंशाल्लाह ये आपकी चलेंगी। तो 18 अगस्त को जब कंप्लीट होंगी तो फिर हम उसको देख लेंगे कि पाकिस्तान इसमें कितने नंबर पर आया है। ठीक है। बाकी जौन सा है आप लोगों को जो मैंने वो उसका, बाकी कल आप लोगों का जो रेगुलर बैच वालों का रेगुलर लेक्चर आप लोगों का कल करेंसीज का होगा। मैंने नोबेल प्राइज वाला लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको देख लो। और कल लेक्चर से पहले वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और आज एक और भी आपका छोटा सा 20 या 25 मिनट का पार्लियामेंट्स वाला लेक्चर भी आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। तो मैंने आपको कल वॉइस नोट में करके बता दिया था, वॉइस नोट, कि आप लोगों को जो 4 आप लोगों के छोटे छोटे लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। ठीक है। स्विस कैनाल के अंदर जो सा है, स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन है। स्विस कैनाल इकोनॉमिक जोन है, तो उस इकोनॉमिक जोन के अंदर इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्रीन एनर्जी के अंदर। और वो ग्रीन एनर्जी क्या है? हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी। ठीक है, वो क्या है? हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी, जिसके अंदर इंडिया जो सा है वो क्या कर रहा है? अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बाबर आजम गिवन थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हाँ काफी सारों को मिला है। अरूज आफ्ताब को भी मिला है, बाबर आजम को मिला है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मिला है। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो जब मिलेगा इनको, अभी उनके नाम अनाउंस किए हैं। 14 अगस्त को नाम अनाउंस किए जाते हैं। आपका जो पाकिस्तान का हिलाले पाकिस्तान होता है, निशान इम्तियाज है, और ये मिलते हैं। अल्लाह भला करे, आपके 23 मार्च को इनकी सेरेमनी होती है, 23 मार्च को ये मिल जाते हैं। ठीक है। ये वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, अभी ये अपलोड ही है, साथ ही थोड़ी देर में प्लेएबल हो जाएगी, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है जी। कोई उसी का और सवाल तो नहीं है? ओके है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज। रब रखा।